In today's class, I will talk with you about new criticism. आज की क्लास में हम न्यू क्रिटिसिज्म को लेके बात करेंगे और एक कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म पहले शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन है उसमें एक यूनिट के रूप में पूरा का पूरा क्रिटिसिज्म रखा गया है, जो आपका अरिस्टोटल से लेकर के जेंडर स्टडीज या क्वेयर थियरी वो सारी चीजें उसमें रखी गई। तो सबसे पहले कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म को लेंगे। दूसरा पॉइंट ये है कि जो क्रिटिसिज्म है, नॉट ओनली इट्स इन द सिलेबस ऑफ उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन टू बी एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इंग्लिश even in any competitive examination, especially if you go with UGC net, yeah, if you are going to appear in any PhD entrance examination और if you are doing MA, तो उन सारी चीजों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग जो शुरू करेंगे वो न्यू क्रिटिसिज्म को लेकर के बात करेंगे। शेयरिंग विद यू PDF फाइल। Yeah, I hope it's visible. So in today's class, what we have in today's class, we have new criticism। जो न्यू क्रिटिसिज्म है, सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखना है कि न्यू क्रिटिसिज्म इज द पार्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म। कंटेम्प्रेरी क्रिटिसिज्म, if I say, if I talk about it, begins या it starts with the coming of टी एस एलियट हुआ, आई ए रिचर्ड्स हुए, एफ आर लेविस हुए। इन सब लोगों ने जो उनका जो थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव था, ये वहां से शुरू होता है। अब जो न्यू क्रिटिसिज्म है, क्या क्या इसमें है? न्यू क्रिटिसिज्म वाज अ फॉर्मलिस्ट मूवमेंट। तो एक पॉइंट तो यही है कि न्यू क्रिटिसिज्म वाज अ फॉर्मलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेरी थियरी। जो लिटरेरी थियरी है उसमें वो किस कैटेगरी में आता है? फॉर्मलिस्ट मूवमेंट की कैटेगरी में आता है। FORMALIST, फॉर्मलिस्ट मूवमेंट की कैटेगरी में आता है, फॉर्मलिस्ट मूवमेंट। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आखिर व्हाट इज फॉर्मलिस्ट मूवमेंट। फॉर्मलिस्ट मूवमेंट जो होता है वह क्या करता है? इट स्टडीज एनी टेक्स्ट या एनी पीस ऑफ लिटरेचर, या यू सी द फॉर्मल स्टडी ऑफ लिटरेचर। तो जो न्यू क्रिटिसिज्म है, एक तो ये फॉर्मलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेरी थियरी है। फॉर्मलिस्ट मूवमेंट क्या होता है? फॉर्मलिस्ट मूवमेंट वह मूवमेंट होता है जो किसी भी लिटरेरी पीस का फॉर्मल स्टडी करता है। फॉर्मल स्टडी वह स्टडी होती है जिसमें टेक्स्ट के कंटेंट पे ज्यादा ना ध्यान दे करके टेक्स्ट को या किसी भी थॉट को कैसे प्रेजेंट किया गया, उसकी स्टाइल पर, वे ऑफ प्रेजेंटेशन पर ध्यान देता है। तो जो फॉर्मल स्टडी है वह किस पर ध्यान देता है? वो जो है फॉर्मल स्टडी में टेक्स्ट के कंटेंट पर ना ध्यान दे करके, टेक्स्ट के कंटेंट, CONTENTS, कंटेंट्स पे ना ध्यान दे करके किस पर ध्यान देता है? टेक्स्ट के कंटेंट पे ना ध्यान दे करके अगर आप देखेंगे उसमें कि उसका फॉर्मल स्टडी होता है। फॉर्मल स्टडी में क्या होता है? फॉर्मल स्टडी में उसका स्टाइल है, वे ऑफ एक्सप्रेशन है, ये फॉर्मल स्टडी में आता है। एक तरह से कहा जाए कि उसमें जो जो टेक्स्ट में जो लिखा गया है, उसकी ज्यादातर उसमें स्टडी होती है, उसके फिगर्स ऑफ स्पीच पर, लैंग्वेज पर, और आप कह सकते हैं कि आयरनी है, सटायर है, जो लिटरेरी डिवाइसेस हैं, क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज किए गए हैं अपनी बात को रखने के लिए, उस पर स्टडी होता है। So whenever you talk about new criticism, number one point की it's a formalist movement in literary theory। दूसरा पॉइंट की फॉर्मलिस्ट स्टडी या फॉर्मल स्टडी लिटरेचर का वह स्टडी होता है जिसमें कंटेंट पर ना ध्यान दे करके, या थिंग्स कंटेंट उस पर ध्यान ना दे करके, बल्कि किस पर ध्यान दिया जाता है? इस पे ध्यान दिया जाता है कि उसका स्टाइल क्या है, कैसे चीजों को प्रेजेंट किया गया, उस पर ध्यान देते हैं। दूसरा चीज ये ध्यान में रखना है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है इज द पार्ट ऑफ अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म दैट डोमिनेटेड अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसमें अमेरिका में जो क्रिटिसिज्म का तरीका था, या जो क्रिटिसिज्म अमेरिका में अपनाया गया था,
उस चीज को जो है पूरी दुनिया में ये डोमिनेट करता है, मतलब उसका प्रचार प्रसार करता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखने को मिलती है। तो एक तो ये फॉर्मलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेरी थियरी है, दैट डोमिनेटेड विच स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म, अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म। और एक कब की बात है, इन मिडिल डिकेड्स ऑफ 20th सेंचुरी। न्यू क्रिटिसिज्म 20वीं शताब्दी के सेकेंड डिकेड में आता है, सॉरी मिडिल डिकेड्स में आता है। मिडिल डिकेड्स का मतलब क्या होता है? मिडिल डिकेड्स का सिंपल सा मतलब यही है कि आप ये मान के चलिए कि 1950 1940 ये जो दौर था, 40 के बाद का जो दौर था, या आप कह सकते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, उस समय की ये सब चीजें हैं। अब तो 3 पॉइंट समझ में आ गया कि न्यू क्रिटिसिज्म जो है क्या है, फॉर्मलिस्ट मूवमेंट इन लिटरेरी थियरी है, जिसने अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म का जो स्कूल था उसको क्या किया, उसको डोमिनेट किया, उसका प्रचार प्रसार हुआ। ये घटना कब की है? 20वीं शताब्दी के आप कह सकते हैं कि मिडिल डिकेड्स की है। 20वीं शताब्दी मतलब 1940 के बाद, 50 के बाद, जो एक तरह से थियरीज या जो लिटरेचर में बदलाव आता है। न्यू क्रिटिसिज्म में आखिर हुआ क्या? न्यू क्रिटिसिज्म एक होता है कि उसमें क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट था, इट इम्फेसाइज द क्लोज रीडिंग। जो न्यू क्रिटिसिज्म था उसमें हमने ये देखा कि उसमें क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट था। क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट का मतलब ये था कि अगर आप टेक्स्ट को या एनी पीस ऑफ लिटरेचर को अगर आप समझना चाहते हैं, तो देयर शुड नॉट बी द सरफेस रीडिंग। दे डिनाइड द सरफेस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। जो न्यू क्रिटिक्स थे उन्होंने जिस चीज को डिनाई किया वो क्या था? सरफेस रीडिंग को डिनाई किया। और किस रीडिंग को सपोर्ट किया? क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। क्लोज का मतलब ये हुआ कि जो भी टेक्स्ट में लिखा गया है, जो भी टेक्स्ट में वहां पे आपका प्रेजेंट किया गया है, उस पार्टिकुलर चीज को ग्रेजुअली, स्लोली, ट्वाइस या थ्राइस, कई बार पढ़ना है। देन ट्राई टू फाइंड आउट कि उसमें क्या क्या लिटरेरी डिवाइसेस हैं, और क्या वो जो यूज किए गए हैं वो क्या कहना चाहते हैं। और इसका स्पेशली जो एप्लीकेशन था वो किसमें था? पोइट्री में था। तो एक पॉइंट तो आता है कि क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। और किसमें क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट? पोइट्री में। तो इसका मतलब क्या हुआ कि न्यू क्रिटिक्स डिनाइड और रिजेक्टेड सरफेस रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। New critics did not give any value to the content. Content का मतलब कि the thought of the poet, या the personality of the poet, या what the poet has expressed. Instead of what? Instead of जी सर। तो इंस्टेड ऑफ व्हाट? इंस्टेड ऑफ यू सी व्हाट कि एक तो सरफेस रीडिंग को ना करके बल्कि उन्होंने किसको इंपॉर्टेंस दिया? क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस दिया। और ये जो क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट है किसका? स्पेशली पोइट्री का, ना कि ड्रामा, ना कि नावेल, ना कि प्रोज। ये न्यू क्रिटिसिज्म जो अप्लाई किया गया वो किसमें अप्लाई किया? पोइट्री में अप्लाई किया गया। और जब ये पोइट्री में अप्लाई किया जाता है तो मैंने आपको पहले ही बताया था ये क्या है? फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोएम है। एंड व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोएम? फॉर्मल स्टडी ऑफ द पोएम मींस कि न्यू क्रिटिसिज्म में टेक्स्ट ही सब कुछ है, टेक्स्ट के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है। टेक्स्ट ही सब कुछ है, टेक्स्ट के बियॉन्ड कुछ नहीं है। इसका सिंपल सा मतलब है कि दे डोंट स्टडी द लाइफ of the poet, they don't study, you can say कि they don't give any value to biographical study of the poet। वे जो है, जो पोएट है उसकी बायोग्राफिकल स्टडी, उसकी लाइफ को लेकर के, या वे किसी तरह का को रिलेशनशिप नहीं देखते, या किसी तरह का रिलेशनशिप नहीं देखते बिटवीन द टेक्स्ट एंड द पोएट। उनकी नजर में पोएट एक सेकेंडरी चीज है और जो प्राइमरी चीज है वो क्या है? टेक्स्ट है। तो एक चीज आपको ये समझना है कि न्यू क्रिटिक्स ने जो इंपॉर्टेंस दिया, किसको दिया? टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस दिया। टेक्स्ट में जो लिखा था उसी को उन्होंने उन्होंने कहा जो टेक्स्ट के पढ़ने का तरीका होगा, जो टेक्स्ट के समझने का तरीका है, वो क्या है? क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट है। एक बार से अधिक पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। और जो एक तरह से ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ स्टडी है, ग्रेजुअल प्रोसेस, GRADUAL, ग्रेजुअल प्रोसेस।
ऑफ स्टडी, अध्ययन का जो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है उसके एडॉप्ट करिए। अध्ययन का जो ग्रेजुअल प्रोसेस होता है वो क्या होता है? ग्रेजुअल प्रोसेस का मतलब कि स्लोली और ग्रेजुअली यू हैव टू रीड द टेक्स्ट, यू हैव टू रीड द पोएम, you don't you don't do not have to give value, you don't have to give value to the uh, writer of the text in life of the writer, instead of giving value to the, you can say कि the particular age or particular society or the historical background, उन सब समझना है जो टेक्स्ट में लिखा गया है, जो टेक्स्ट में छपा है, जो टेक्स्ट में पोयम मेंशन की गई है, उसमें जो कुछ है उसी चीज को आपको इम्पोर्टेंस देना है। तो इसमें अगर आप देखेंगे कई चीजें आई हुई है। क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट आया हुआ है, टेक्स्ट को इम्पोर्टेंस दिया गया है, पोएट को या टेक्स्ट के राइटर को वैल्यू उतना नहीं ज्यादा दी जाती, वो सेकेंडरी चीज बन जाती है। प्राइमरी चीज क्या है? टेक्स्ट है, और टेक्स्ट में जो लिटरेरी डिवाइसेस है उनको, उनका जो है क्लोज रीडिंग करना है, 2 बार 3 बार पढ़ना है, और सब्जेक्टिविटी नहीं होना चाहिए। पर्सनालिटी ऑफ द आथर की बात नहीं करनी है। उनकी नजर में आथर क्या होता है? एक तरह से आहिस्ता आहिस्ता आथर का डेथ हो जाता है, आथर की वैल्यू खत्म हो जाती है। इसीलिए मैंने बताया कि उनकी नजर में टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट या पीस ऑफ लिटरेचर इज इट हैज वैल्यू, the author does not have any value, the life of the author does not have any value। biographical study of the text, टेक्स्ट का वैल्यू नहीं है कि टेक्स्ट को आथर की लाइफ से को रिलेट किया जाए, जिस एज में लिखा गया, जिस सिचुएशन में लिखा गया उसको तलाशने की कोशिश की जाए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखा जाए, कल्चरल स्टडी उसका किया जाए। नो, नॉट एट ऑल। उनका ये कहना था अगर इन सबको आप देखते भी हैं तो आपको जो एडॉप्ट करना है, जो चीजें आपको देखनी, वो क्या है? केवल टेक्स्ट में जो लिखा गया उसी के माध्यम से आप पहुंचने की कोशिश करिए, उससे आप भागने की कोशिश ना करिए। तो मैं इतना जानना चाहता हूँ कि ये जितना पॉइंट्स बताया गया, क्या ये क्लियर हो रहा है? क्या क्या पॉइंट्स मैंने बताया कि न्यू क्रिटिसिज्म एक तरह से ये क्या है? कंटेम्प्रेरी थियरी है, ये फॉर्मलिस्ट मूवमेंट का हिस्सा है। और जो फॉर्मलिस्ट मूवमेंट है वह कैसा स्टडी करता है? वह जो है एक तरह से फॉर्मल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट करता है। फॉर्मल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट का क्या मतलब है? कि टेक्स्ट इज ऑल इन ऑल। टेक्स्ट के बाहर की जितनी चीजें हैं, चाहे वो लाइफ ऑफ द ऑथर हो, चाहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, चाहे वो जो है एज रहा हो, चाहे जिस हालात में वो पोयम लिखा गया हो, उससे उसका कोई महत्व नहीं है। टेक्स्ट को समझने के लिए उसको अप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा चीज की ये जो न्यू क्रिटिसिज्म है, यह जो है इंग्लिश स्कूल या फ्रेंच स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म नहीं है, बल्कि अमेरिकन लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, और ये उसको डोमिनेट करता है। कब आता है? 1950 के आसपास इसकी पॉपुलैरिटी ज्यादा होती है। यद्यपि उसकी बीज जो है और लोगों ने डाला था, आई ए रिचर्ड्स ने, आई ए रिचर्ड्स के अलावा टी एस एलियट ने, इन लोगों ने इसको किया हुआ था। लेकिन एक तरह से ये इस्टेब्लिश जो होता है, जो इसकी पॉपुलैरिटी होती है, वो 1940 के बाद होती है। इसमें उन्होंने क्या बताया? क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट बताया, और ये बताया कि इसका अप्लाई ज्यादातर पोइट्री में होता है। पोयम या टेक्स्ट के बाहर की सारी चीजें जो मीनिंगलेस हैं, टू इंटरप्रेट द पोयम, टू अंडरस्टैंड द पोयम। जैसे पोयम के बाहर की चीज का मतलब कि लाइफ ऑफ द ऑथर, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इन इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट द पोयम वाज रिटेन, इस पर उनका कोई फोकस नहीं है। एक तरह से सब्जेक्टिविटी पर कोई फोकस नहीं है, पर्सनालिटी पर फोकस नहीं है। उसकी जगह उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को एडॉप्ट किया, और ऑब्जेक्टिविटी के साथ साथ इम्पर्सनालिटी को। तो न्यू क्रिटिक्स ने जिस चीज को महत्व दिया वो क्या है? ऑब्जेक्टिविटी है। OBJECTIVITY, उन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को महत्व दिया। उन्होंने और किसको महत्व दिया? इम्पर्सनैलिटी को महत्व दिया। इम्पर्सनैलिटी, SONALITY, इम्पर्सनैलिटी को महत्व दिया। तो ये दो और इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। उन्होंने जिन जिन चीजों को महत्व दिया, ऑब्जेक्टिविटी को महत्व दिया, और उन्होंने इम्पर्सनैलिटी को महत्व दिया। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको समझना है कि जब आप इन सारी चीजों को देखते हैं या इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसके जो प्रोपाउंडर है या इसके जो फादर जिसको कहा जा सकता है, कौन थे? उन तो इसमें बताया गया कि टू डिस्कवर हाउ अ वर्क ऑफ लिटरेचर फंक्शन,
वो सब तो चीजें ठीक है कि क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है कि जो लिटरेचर, एक वर्क ऑफ लिटरेचर वो कैसे फंक्शन करता है। तो उन्होंने जो इम्पोर्टेंट दिया वो क्या था, सेल्फ कंटेंड सेल्फ रिफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट। सेल्फ कंटेंड सेल्फ रिफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट, कि जैसे अगर कोई टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट में जो भी चीजें कंटेंट है वही आपके लिए पर्याप्त है, उसके बाहर की चीज को आपको नहीं ध्यान में रखना है। तो जो टेक्स्ट उनके लिए है वो क्या है, टेक्स्ट जो है वह प्राइमरी है। टेक्स्ट प्राइमरी, ऑथर सेकेंडरी। तो जब टेक्स्ट प्राइमरी बन गया तो जो टेक्स्ट है वह उनके लिए क्या, सेल्फ कंटेंट है। टेक्स्ट में जितनी चीजें लिखी हुई है वो अपने में पर्याप्त है, उसी के माध्यम से आप चीजों को समझ सकते हैं। टेक्स्ट को समझने के लिए या उसकी जो मीनिंग है उसको समझने के लिए आपको उसके बियॉन्ड नहीं जाना। सबसे बड़ी चीज, यू डोंट हैव टू गो बियॉन्ड, बल्कि टेक्स्ट क्या है, वह सेल्फ कंटेंट है, सेल्फ रिफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है। ये वर्ड आपको ध्यान में रखना है कि न्यू क्रिटिक से कहते हैं कि ये सेल्फ कंटेंट है, सेल्फ रिफरेंशियल एस्थेटिक ऑब्जेक्ट है। दूसरा चीज उन्होंने क्या बताया, उन्होंने ये बताया कि जो टेक्स्ट होता है वह टेक्स्ट जो है अपने में बहुत सारा लिटरेरी टूल्स लिया रहता है। वो लिटरेरी टूल जैसे आयरनी है, सटायर है, मिथ है, रेफरेंसेस है, एल्यूजन्स है। इस पर उन्होंने जो लिटरेरी टूल्स पर बहुत ज्यादा फोकस किया चीजों को समझने के लिए। उन्होंने कहा प्लॉट है, प्लॉट के माध्यम से उन्होंने चीजों को समझने की कोशिश की है। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ये जानना चाहिए कि इसकी जो शुरुआत करने वाले हैं उनका नाम क्या था, जॉन क्रो रैंसम उनका नाम था। उनकी एक किताब आती है 1941 में और उस किताब का नाम है द न्यू क्रिटिसिज्म। जॉन क्रो रैंसम एक क्रिटिक है। जॉन क्रो रैंसम की एक किताब 1941 में आती है और उस किताब का क्या नाम है, द न्यू क्रिटिसिज्म। वहां से जो है न्यू क्रिटिसिज्म को एक तरह से इस्टेब्लिश फॉर्म में किया गया। लेकिन जॉन क्रो रैंसम से पहले न्यू क्रिटिसिज्म, उनकी किताब न्यू क्रिटिसिज्म के आने से पहले कुछ और भी राइटर्स हैं जिन्होंने उस पर अपना योगदान दिया हुआ है। उसमें से एक कैम्ब्रिज स्कॉलर थे और उनका नाम आई ए रिचर्ड्स है। उनकी दो किताबें, एक तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, दूसरा द मीनिंग ऑफ मीनिंग, ये दो किताबें रही हैं जिन्होंने काफी हद तक जो है क्या किया, एक नींव तैयार की न्यू क्रिटिसिज्म का। तो जॉन क्रो रैंसम का द न्यू क्रिटिसिज्म जो किताब 1941 में है वो तो इम्पोर्टेंट है ही है। उनसे भी पहले आई ए रिचर्ड्स जो कैम्ब्रिज स्कॉलर रहे हैं, कैम्ब्रिज स्कूल के थे, उन्होंने प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म द मीनिंग ऑफ मीनिंग के माध्यम से न्यू क्रिटिसिज्म की नींव तैयार की। और उन्होंने क्या इसमें बताया, विच ऑफर्ड व्हाट वाज क्लेम टू बी एन एम्पिरिकल साइंटिफिक अप्रोच। उन्होंने जो अप्रोच लिया वह कौन सा था, साइंटिफिक अप्रोच था। तो जो साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टेक्स्ट है या जो साइंटिफिक अप्रोच होता है वह एक ऐसा स्टडी होता है, वह एक ऐसा अप्रोच होता है जिसमें चीजें कैसी होती है, मैकेनिकल होती हैं, लॉजिकल होती हैं और रिफरेंशियल होती हैं। साथ ही साथ उसमें आप इमोशनल एस्पेक्ट को नहीं देखते हैं। इमोशनल एस्पेक्ट की जगह प्रैक्टिकल, आप कह सकते हैं कि प्रैक्टिकली या एक्सपेरिमेंट वगैरह जो साइंटिफिक मेथड है किसी चीज को स्टडी करने का, उसको आप एडॉप्ट करते हैं। स्पेशली यू कैन जस्ट सी उनका, जब मैं आपको प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म आपने पढ़ा है या फिर से कभी मौका मिलेगा तो यू विल कम टू नो कि उसमें उन्होंने इसको किया। तो आइए रिचर्ड्स को जो क्रेडिट दिया जाता है कि ही हैज रिटन टू टेक्स्ट, एक तो प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म, दूसरा द मीनिंग ऑफ मीनिंग। और उसमें उन्होंने जो क्लेम किया वह क्या रहा, इम्पीरिकल साइंटिफिक अप्रोच। और इसने जो है क्या किया, एक नई मेथोडोलॉजी डेवलप की, जो है क्या करने के लिए, टेक्स्ट को पढ़ने के लिए, टेक्स्ट को समझने के लिए, टेक्स्ट को कैसे उस, और एक थियरी आई जिसको अप्लाई किया गया टेक्स्ट को समझने के लिए। वह क्या था, वह साइंटिफिक अप्रोच था जिसमें यू फाइंड की एक्सपेरिमेंट आप पाते हैं, जिसमें यू फाइंड की साइंटिफिक स्टडी ऑफ द टेक्स्ट आप पाते हैं, जिसमें आप ये पाते हैं कि टेक्स्ट इज ऑटोनॉमस इंटिटी, जिसमें आप ये पाते हैं कि टेक्स्ट इज व्हाट, की यह अपने में जो है इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट है। टेक्स्ट इज एन ऑटोनॉमस इंटिटी और एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट अपने में इंडिपेंडेंट है, वो जो है किसी दूसरी चीज पे डिपेंड नहीं करता। टेक्स्ट को समझने के लिए जरूरी नहीं कि आथर की लाइफ को पढ़ा जाए। टेक्स्ट को समझने के लिए जरूरी ये नहीं कि जिस सेंचुरी में वो लिखा गया हो उसको उसको समझा जाए कि उस समय के हालात क्या थे।
टेक्स्ट को इंटरप्रेट करने के लिए, समझने के लिए जरूरी नहीं कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, कल्चरल स्टडी की जाए। तो उन्होंने इन सब चीजों को जो है क्या किया, किनारे लगाया और एक साइंटिफिक अप्रोच लिया जिसका क्या नाम है, इम्पीरिकल साइंटिफिक अप्रोच, और इम्पोर्टेंट टू द डेवलपमेंट ऑफ न्यू क्रिटिकल मेथोडोलॉजी। तो न्यू क्रिटिकल मेथोडोलॉजी जो डेवलप हुई है उसमें आईए रिचर्ड्स का बड़ा योगदान था। उसके बाद अगर किसी आदमी का नाम आता है, वो कौन है, टीएस एलियट है। टीएस एलियट का एक क्रिटिकल एसे ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, जो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट है, ये 1917 ईस्वी में पब्लिश होता है। उसके अलावा उनका एक और क्रिटिकल एसे हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, ये 1919 में पब्लिश होता है। ये दो उनके ऐसे एसे थे जिन्होंने न्यू क्रिटिसिज्म को एक तरह से उसकी नींव रखी या उसकी जड़ें मजबूत की। तो एक तरह से आप इसको समझ सकते हैं कि आइए रिचर्ड्स के बाद अगर कोई दूसरा नाम लिया जाएगा तो वो कौन है, टीएस एलियट है। और उनका ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में उन्होंने कौन सी थियरी दी, इम्पर्सनल थियरी, जिसमें उन्होंने कहा कि पर्सनालिटी ऑफ द ऑथर इज नॉट इम्पोर्टेंट, बल्कि जो ऑथर है वो जो है सेकेंडरी है, उसके द्वारा लिखा गया लिटरेचर प्राइमरी है। ये बात उन्होंने बताई। अब उसके बाद अगर हम इन दो बिंदुओं पर बात करें, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, इन विच एलियट डेवलप्ड हिज नोशन ऑफ द थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी। उन्होंने ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में कौन सा थियरी डेवलप किया, थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी उन्होंने डेवलप किया हुआ। दूसरा चीज जो उनका हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम ऐसे रहा है, उसमें जो थियरी उन्होंने दिया उसका नाम है ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। उसका क्या नाम रहा, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव। तो अगर आप ये देखेंगे कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो कई एस्पेक्ट को लेकर के बात कर रहा है। एक तो खुद उसका डेवलपमेंट अमेरिका से कैसे आया, टेक्स्ट है, टेक्स्ट ही सब कुछ है, टेक्स्ट के बियॉन्ड कुछ भी नहीं है, हमें जो कुछ भी देखना है, जो कुछ भी समझना है, टेक्स्ट को समझना है, ये सारी की सारी चीजें रही। तो इसके डेवलपमेंट में टीएस एलियट का दो क्रिटिकल ऐसे, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, थियरी ऑफ इम्पर्सनालिटी, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव, ये सब चीजें। Then you see कि इलियट्स इवेल्युएटिव जजमेंट सच एज हिज कंडेमनेशन ऑफ मिल्टन, एलियट ने जॉन मिल्टन को उनकी आलोचना की है, जॉन ड्राइडन को भी कुछ हद तक उन्होंने आलोचना किया है, और उनका जो लाइकिंग था मेटाफिजिकल पोएट्स को। एलियट ने एक और ऐसे लिखा था जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मेटाफिजिकल पोएट्स, और वो 1921 में आता है। ये तीनों चीजें पूछी जा चुकी है। दीज थ्री थिंग्स हैव बीन आस्क्ड, जो टीएस एलियट है उनके क्या क्या क्रिटिकल एसे थे। एक तो ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट था, दूसरा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम था, तीसरा आपका क्या था, मेटाफिजिकल पोएट्स करके उनका एसे था। तो ये तीनों में उन्होंने क्या किया, एक कॉमन बातें बताई है। वो क्या चीजें रही है, फॉर्मल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, उसके अलावा जो है जो पर्सनालिटी ऑफ द आथर थी उसको उन्होंने इग्नोर किया, आथर को उन्होंने सेकेंडरी माना, और एक नई थियरी डेवलप की, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव। ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव ये होता है कि अगर जैसे मैं शमीम हूँ, मैं अगर आथर हूँ, अगर मुझे कोई अपनी बात रखनी है तो मैं डायरेक्ट अपना वजूद पोयम में नहीं दिखाऊंगा। मैं कभी ये नहीं यूज करूंगा कि आई या वी, क्योंकि अगर मैं आई या वी का यूज करता हूँ तो इसका मतलब कि मिस्टर शमीम ने डायरेक्ट अपने आप को वहां पे रखा है। उन्होंने कहा कि आपको डायरेक्ट अपना वजूद नहीं दिखाना है, बल्कि आपको किसी थर्ड पर्सन को जो है क्या करना है, थर्ड कैरेक्टर को, थर्ड पर्सन को क्रिएट करना है, इन्वेंट करना है, उसके माध्यम से आपको अपनी बात रखनी है। तो ये सारी चीजें जो है क्या होती है, एक रास्ता तैयार करती है। किसका रास्ता तैयार करती है, न्यू क्रिटिसिज्म के लिए। तो इतना सारी चीजें न्यू क्रिटिसिज्म का ये एक पेज था, क्योंकि थियरी है, थियरी आसान नहीं होता है, बट इन अ वेरी सिंपल एंड ल्यूसिड वे आई एम ट्राइंग माय बेस्ट टू शेयर with you my knowledge, and I hope that you are enjoying this class and you are able to understand the basic characteristics of new criticism. I just only want to know कि इतना क्या आपको समझ में आ गया जो इस शीट पे चीजें रही हैं। यू कैन रिस्पॉन्ड मी, तब मैं आगे बढ़ूं। इजहार है, रमा है, सारिका मैडम बाद में ज्वाइन की है, बुशरा अभी ज्वाइन की है। इजहार की आवाज मुझे नहीं आ रही। रमा, यस सर, कोई यस सर, दिक्कत? समझ सर ये समझ बहुत में आ बहुत सर ये इम्पोर्टेंट
सर ये जो सेकंड पैरा में इलियट वाला है सर, इसका इन्फ्लुएंसर न्यू क्रिटिसिज्म में थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर दीजिए। सेकंड पैराग्राफ कौन सा, एलियट का? सर जो सेकंड पैराग्राफ है, द वर्क ऑफ कैम्ब्रिज, इसमें जो सेकंड पार्ट जो जिसमें टी.एस. एलियट का एसेज इसमें है। कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं समझना। इसमें एक ही टी.एस. एलियट ने 3 एसेज लिखा हुआ, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, दूसरा हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम, तीसरा जो है उन्होंने क्या लिखा, मेटाफिजिकल पोएट्स। इन तीनों का जो है क्या होता है, इन तीनों का इम्पैक्ट जो है, या इन तीनों में जो है ऐसी बातें की गई हैं जो बाद में न्यू क्रिटिसिज्म की नींव रखती है, या जो न्यू क्रिटिसिज्म की खासियत है, उन सारी की सारी चीजों को पहले टी.एस. एलियट ने एक तरह से अपने अपने एसेज में बताया है, वही बाद में चल करके एक पूरी थियरी के रूप में डेवलप होता है। उन्होंने क्या बताया है कि आथर की जो पर्सनालिटी है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, सब्जेक्टिविटी इम्पोर्टेंट नहीं है। आथर की पर्सनालिटी का मतलब ये होता है कि जो आथर है, जो पोएट है, जो राइटर है, वह अपनी बात को डायरेक्ट जो है कहाँ पे पोयम में नहीं शेयर करेगा। जैसे अगर आप देखिए लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफराक है, लव सॉन्ग ऑफ जेलफ्रेड प्रूफराक में प्रूफराक की जो प्रॉब्लम है, चाहे होते तो टी.एस. एलियट वहां डायरेक्ट अपने आप को रख सकते थे। हम ये कहते कि पोएट ए कहता है, पोएट ओ कहता है, लेकिन जब हम उसका एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो हम ये कहेंगे कि प्रूफराक इज द मेन कैरेक्टर एंड ही इज वर्किंग एज द माउथ पीस ऑफ द पोएट। वहां पे हमें कहना पड़ता है कि पोएट नहीं कहता, बल्कि कौन कहता है, प्रूफराक कहते हैं, क्योंकि प्रूफराक एक कैरेक्टर बिल्डअप किया गया है। ऐसे ही द वेस्ट लैंड में जो है टाइरिसियस नाम के जो है कैरेक्टर बिल्डअप किए गए, अगर आपने देखा होगा वो चीजें रही पांचों सेक्शन में जो है। तो या टाइपिस्ट गर्ल है, मैडम सोसोस्ट्रीस है वहां पे, और तमाम रेफरेंसेस दिए गए हैं। तो ये चीजें क्या है, ऑब्जेक्टिव कोरिलेटिव टेक्निक है कि आपको अपनी बात को किसी ऑब्जेक्ट के माध्यम से, सिचुएशन के माध्यम से, हालात के माध्यम से रखने हैं, ना कि अपनी बात को आपको वहां पे डायरेक्ट जो वहां पे प्रेजेंट करना है। तो ये ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है जो आपको वहां पे देखने को मिलेगा। और मैं ये लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि क्रिटिसिज्म की क्लास में अगर आप जरा सा भी छूट जाएगा तो फिर आप उसको समझ नहीं पाएंगे, इसलिए टाइम से आपको ज्वाइन होना है। टाइम से ज्वाइन होने के साथ साथ उसमें रेगुलरिटी बना के रखनी है। और चीजें तो कहानी के रूप में बाद में आप देख सकते हैं, चल सकती है, बट जो क्रिटिसिज्म का है वो आपको उसमें वो करना। तो मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया रामा? यस सर, यस सर, आ गया। ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद इसी का दूसरा पेज है कि ये कैसे फार्मलिज्म थियरी कैसे बना, या कैसे न्यू क्रिटिसिज्म कैसे फार्मलिज्म थियरी बना है। जब आप न्यू क्रिटिसिज्म की बात करते हैं, मतलब इसका कैसे फार्मलिज्म थियरी ये बना, कैसे उसका रिलेशन रहा। अभी तक तो आपने देखा न्यू क्रिटिसिज्म है क्या, उसकी बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो कहाँ से आई हुई है, ऑल दीज थिंग्स आपने देखा। अब उसका फार्मलिज्म थियरी क्या है। New criticism developed as a reaction to the older philological and literary schools of the US नॉट यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका था, वहां पे जो फिलोलॉजिकल और जो लिटरेरी हिस्ट्री चलती थी, न्यू क्रिटिसिज्म उसके अगेंस्ट में आया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है, न्यू क्रिटिसिज्म से पहले अमेरिका में एक नई तरह की थियरी थी, और वह थियरी क्या थी, एक ऐसा थियरी या एक ऐसा क्रिटिसिज्म था, स्कूल ऑफ क्रिटिसिज्म था, जो किस पर ज्यादा महत्व देता था, जो बायोग्राफिकल स्टडी को महत्व देता था। किसको महत्व देता था, बायोग्राफिकल स्टडी। बायोग्राफिकल स्टडी का मतलब समझ रहे हैं ना, कि अगर किसी पोयम को समझना है तो आथर की लाइफ को समझना पड़ेगा, आथर की लाइफ पर जाना पड़ेगा। तो बायोग्राफिकल स्टडी उसको कहा जाता है। दूसरा एस्पेक्ट क्या होता है, दूसरा एस्पेक्ट ये होता है कि पर्सनालिटी पर, हमें पोएट की पर्सनालिटी क्या है, हमें उसको समझना, तब हम टेक्स्ट को समझ सकते हैं। तीसरा एस्पेक्ट होता है सब्जेक्टिविटी। ये सब चीजें जो है किससे पहले थी, ये सब चीजें जो है आपका आप कह सकते हैं कि न्यू क्रिटिसिज्म से पहले थी। लेकिन जब न्यू क्रिटिसिज्म आया तो कहता है कि अगर हमें टेक्स्ट को समझना है तो हमें जो है किस पर ध्यान नहीं देना है, बायोग्राफिकल स्टडी पर नहीं ध्यान देना है, आथर की पर्सनालिटी पर नहीं ध्यान देना है, और सब्जेक्टिविटी पर नहीं ध्यान देना है। इसकी जगह हमें क्या देना है, ऑब्जेक्टिविटी। इसकी जगह हमें क्या ध्यान देना है, इम्पर्सनालिटी। इसकी जगह हमें क्या ध्यान देना है, टेक्स्ट ही सब कुछ है, और टेक्स्ट के ऊपर जो लिखा हुआ है या टेक्स्ट में जो कुछ लिखा हुआ है वह अपने में सफिशियंट है, वह ऑटोनॉमस है,
उसे ही पढ़ करके हमें उसकी जो है कंटेंट को समझना है, उसे ही पढ़ करके हमें उसके जो है फॉर्म को समझना है। तो वो टेक्स्ट के फॉर्म पर ज्यादा ध्यान दिए कि टेक्स्ट में कैसे किसी बात को कहा गया है, ना कि किसी बात को ना कि टेक्स्ट में क्या कहा गया है। तो उन्होंने जो चीजें ज्यादातर बताई है वो ये कही हुआ व्हाट हैज बीन सेड की जगह हाउ हैज बीन सेड। तो अगर याद होगा जैसे जब भी आप रोमांटिक क्रिटिसिज्म पढ़ते हैं या अगर आप पढ़ते हैं वर्ड्सवर्थ को, तो वर्ड्सवर्थ वगैरह में क्या है, पर्सनालिटी है, इमोशन है, फीलिंग्स है, जज्बात है, कंटेंट ऑफ द जो उनका एक्सप्रेशन है वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन न्यू क्रिटिक्स कहते हैं नहीं, एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि हाउ द थिंग्स हैव बीन एक्सप्रेस्ड ये चीज ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मैं जो नेक्स्ट पॉइंट जो मैं ले रहा हूँ आपसे वो फॉर्मलिज्म थियरी ही लूंगा कि न्यू क्रिटिसिज्म से पहले ये चीज आया था, और वो क्या चीज था आपका, वो चीज था फिलोलॉजिकल और लिटरेरी हिस्ट्री, यूएस में था, उसके खिलाफ आया था। विच फोकस्ड ऑन हिस्ट्री, जो कि किस पे फोकस करता था, हिस्ट्री पर फोकस करता था, मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स, और जो इंडिविजुअल वर्ड्स होते थे उस पर फोकस, मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स का मतलब कि जो वर्ड्स है वर्ड्स की मीनिंग पर फोकस करते थे, ना कि वर्ड्स की क्या ब्यूटी है, वर्ड्स कितना इंपॉर्टेंट है, वर्ड्स वो कैसे आया, उसकी ओरिजिन पर नहीं फोकस करते थे। एंड देयर रिलेशन टू फॉरेन और एंशिएंट लैंग्वेजेस को लेकर बात करते थे। कंपैरेटिव सोर्सेज एंड द बायोग्राफिकल, इसके अलावा कंपैरेटिव स्टडी पर फोकस करते थे, बायोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस पर फोकस करते थे। कंपैरेटिव स्टडी समझ रहे हैं ना, जैसे अगर अगर आपने टेक्स्ट लिया तो एक टेक्स्ट की तुलना दूसरे टेक्स्ट से, एक आथर के लाइफ की तुलना दूसरे, तो वो क्या था, वो कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म होता है। और कंपैरेटिव मेथड ऑफ क्रिटिसिज्म में होता क्या है कि एक टेक्स्ट की तुलना दूसरे टेक्स्ट से की जाती है, लेकिन जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो एक टेक्स्ट को इंडिपेंडेंट मानते, वो कहते हैं इसकी तुलना किसी दूसरे से नहीं कर सकते, इसी में सब कुछ है, यही आपका दुनिया है, इसके बाहर आपको नहीं जाना। मेरी बात समझ में आ रही ना, व्हाट आई वांट टू से, व्हाट आई वांट टू से, ये समझ में आ रहा या कि जो न्यू क्रिटिक्स हैं वो ये कहते हैं कि जो आपके सामने पोयम है, जैसे अगर मैं आपके सामने पोयम ला करके रख दूं, डोवर बीच, मैथ्यू अर्नाल्ड ने लिखा है, तो डोवर बीच में जितनी लाइन है वही आपकी दुनिया है, उसके बाहर उसको समझने के लिए ना तो आपको मैथ्यू अर्नाल्ड कब पैदा हुए, मैथ्यू अर्नाल्ड किस एज से बिलोंग करते थे, विक्टोरियन एज की क्या खासियत थी, विक्टोरियन एज का क्या कंडीशन था, विक्टोरियन एज का कल्चर कैसे था, वहाँ साइंस और रिलीजन में कोई लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मटेरियलिज्म और स्पिरिचुअल का कोई पॉइंट था, इन सब पे कोई बात नहीं करनी, केवल डोवर बीच पोयम पढ़िए, उसी को ही समझिए, वही आपकी दुनिया है, उसके बाहर की दुनिया से आपका कोई लेना देना नहीं है। अगर आप उसके बाहर की दुनिया में जाते हैं और को रिलेट करते हैं तो ये गलत तरीका है, तब आप न्यू क्रिटिसिज्म को नहीं फॉलो कर रहे हैं, बल्कि आप किसको फॉलो कर रहे हैं, फिलोलॉजिकल और लिटरेरी हिस्ट्री स्कूल को आप फॉलो कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, आई थिंक यू आर गेटिंग कि आप सब किसको फॉलो करते हैं, फिलोलॉजिकल और लिटरेरी हिस्ट्री को आप फॉलो करते हैं। तो ये चीजें आपको देखने को मिलेगा। फिर उसके बाद एक और पॉइंट आता है, जब आप जो है इन इन सारी चीजों को ले लेते हैं, तब न्यू क्रिटिक्स के लोग ये कहते हैं, या न्यू क्रिटिक्स जो स्कूल ऑफ जो क्रिटिसिज्म है, उन्होंने किसको किसको महत्व नहीं दिया, कंपैरेटिव सोर्सेज को महत्व नहीं दिया, उन्होंने फॉरेन और एंशिएंट लैंग्वेज से रिलेशन का महत्व नहीं दिया, इंडिविजुअल वर्ड्स को नहीं महत्व दिया, उन्होंने बायोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस को आथर का महत्व नहीं दिया, उन्होंने ये सब चीजों को नहीं, बल्कि ये सब चीजें उनके लिए क्या है, ये सब चीजें पुरानी है, इन सब चीजों को कौन महत्व देता है, फिलोलॉजिकल और लिटरेरी हिस्ट्री वाले महत्व देते हैं। अब न्यू क्रिटिक्स क्या क्या करते हैं, द न्यू क्रिटिक्स फेल्ट दैट दिस अप्रोच टेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम द टेक्स्ट। न्यू क्रिटिक्स कहते हैं जब आप इस मेथड को एडॉप्ट करते हैं तो आप टेक्स्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, टेंडेड टू डिस्ट्रैक्ट फ्रॉम टेक्स्ट, आप टेक्स्ट से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, भटक जाते हैं, अलग हो जाते हैं। आपके सामने जैसे मैं ये कहूं कि अगर आपके सामने मैंने चाय की प्याली रख दी, आपने मुझे कहा कि सर मुझे चाय एक कप चाय पिला दीजिए, मैंने आपके सामने चाय की प्याली रख दी, वहीं पर मैंने क्या किया, कोल्ड कॉफी ला के रख दी, वहीं पे मैंने आपके सामने ला करके शरबत रख दिया। अब आपका दिमाग जो है क्या होगा, कुछ समय के लिए क्या होगा, भटक जाएगा। कैसे भटक जाएगा,
आपको जरूरत थी चाय की प्याली की या एक कप चाय की, मैंने उसके साथ 3 तत्व और ला के रख दिए। कुछ हो या ना हो, लेकिन आपके दिमाग में तीनों की इमेज बन रही है। शरबत का भी इमेज आ रहा है, आपके दिमाग में कोल्ड कॉफी का भी इमेज आ रहा है, जबकि चाहत आपने क्या मुझसे मांगा, आपने मुझसे मांगा कि मुझे जो है क्या करिए, केवल और केवल चाय की प्याली दीजिए। अगर आप न्यू क्रिटिक्स होंगे तो तुरंत मुझसे कहेंगे कि शमीम, मैंने आपसे जो है क्या मांगा था, मैंने आपसे चाय की प्याली मांगी थी या चाय, एक कप चाय मांगा था, आपने मुझे शरबत क्यों दिया, आपने मुझे जो है क्या कहते हैं कि कोल्ड कॉफी क्यों दी, इसको ले जाइए, इसका मेरी नजर में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। अगर आप न्यू क्रिटिक्स होंगे तब। और अगर आप न्यू क्रिटिक्स नहीं होंगे, आप फिलोलॉजिकल वाले होंगे, आप जो है रोमांटिक क्रिटिसिज्म वाले होंगे, तो आप ये कहेंगे कि चाय की कॉफी भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, शरबत भी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए जो है कोल्ड कॉफी भी इंपॉर्टेंट है, तीनों यहीं पर रहने दीजिए। मैं तीनों को रिलेट करूंगा, तीनों को मैं एक कंपैरेटिव उसका करूंगा, फिर कंपैरेटिव एनालिसिस करके मैं आपको कोई चीज उसका परिणाम दे पाऊंगा। तो जो न्यू क्रिटिक्स थे वो केवल टेक्स्ट को इंपॉर्टेंस देते थे। किसको इंपॉर्टेंस देते थे, जैसे मैंने अभी आपको कहा कि चाय की काफी, तो उनके लिए जो टेक्स्ट है वो चाय की काफी है। इसके बाहर की चीज क्या क्या होती है, टेक्स्ट के लिखने वाले को हम क्या कहते हैं, आथर कहते हैं। तो उनको आथर से कोई मतलब नहीं है। आथर जिस एज में पैदा हुआ वह भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर होता, उनको आथर के एज से कोई मतलब नहीं है। जिस एज में आथर था उसकी कुछ सिचुएशन थी, कुछ सरकमस्टांसेस रही होगी, उससे उनको कोई, उस परिस्थिति से उनको कोई मतलब नहीं है। अगर उनको मतलब है तो दे ओनली गिव वैल्यू टू व्हाट, दे गिव ओनली गिव वैल्यू टू टेक्स्ट। वो केवल टेक्स्ट को वैल्यू देते हैं। मेरे ख्याल से ये बात मेरी समझ में आ रही है आपको। यस सर। हाँ, क्रिटिसिज्म में आपका रिस्पांस मिलना जरूरी है। जब आप रिस्पांस देंगे तभी मैं उसकी ब्यूटी को आपको बहुत अच्छे ढंग से और दे पाऊंगा, तब मुझे लगेगा कि यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो आपको क्या समझना है, आपको ये कहना है कि अगर आप उस मेथड को एडॉप्ट करेंगे जिस मेथड को वर्ड्सवर्थ ने एडॉप्ट किया, वर्ड्सवर्थ से पहले के लोगों ने एडॉप्ट किया, जिसमें पर्सनालिटी को इंपॉर्टेंस दिया गया, तो आप टेक्स्ट से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, अलग हो रहे हैं। और आपके लिए क्या है, टेक्स्ट ही सब कुछ है। और उनके लिए टेक्स्ट क्या है, टेक्स्ट इज एन इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। जो टेक्स्ट है वो क्या है, इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। टेक्स्ट जो है इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्ट। मेरी बात क्लियर हो रही, वो इंडिपेंडेंट है, ऑटोनॉमस है, उसके बाहर की दुनिया से आपको कोई मतलब नहीं है। जो कुछ है यही आपकी दुनिया है, इसी इतने में आपको रहना है, आपको इससे बाहर का कोई मतलब नहीं। जैसे आप समुद्र में हो, समुद्र में तमाम छोटे छोटे आइलैंड होते हैं, उसी आइलैंड पर आपको जीवन व्यतीत करना है। एक आइलैंड दूसरे आइलैंड से कटा हुआ है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। एक पॉइंट उन्होंने कहा कि अगर आप जो है टेक्स्ट से डिस्ट्रैक्ट होते हैं तो आप जो है न्यू क्रिटिक्स नहीं, या उस फार्मूला को आप नहीं अडॉप्ट कर पा। फिर उन्होंने कहा फ्रॉम द टेक्स्ट एंड मीनिंग ऑफ अ पोएम एंड इंटायरली निग्लेक्ट इट्स एस्थेटिक क्वालिटी। और वो जो है क्या करते हैं, किसी भी पोएम की जो एस्थेटिक क्वालिटी है उसको वो निग्लेक्ट करते हैं, ऐसी एस्थेटिक क्वालिटी इन फेवर ऑफ टीचिंग अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर्स। वे पोयम की उस एस्थेटिक क्वालिटी को निग्लेक्ट करते हैं जो कि जो है क्या करती है, टीचिंग करती है। जैसे अगर आप ये कहिए कि आपने इस पोयम को पढ़ा और हमें इस पोयम से यह शिक्षा मिलती है। एस्थेटिक क्वालिटी क्या होती है, एस्थेटिक क्वालिटी वह चीज होती है जो पोयम को डिकोरेट करती है। मतलब अगर आपने टेक्स्ट में मीनिंग ढूंढना शुरू कर दिए कि इंटेंशन ऑफ द पोयम, इंटेंशन ऑफ द पोएट, अगर आपने टेक्स्ट में ये ढूंढना शुरू कर दिया कि ये जो पोएट है किस मकसद से उसने लिखा हुआ है इस पोयम को, या वो क्या कहना चाहता है, इसका मतलब आप जो किसको महत्व दे रहे हैं, टेक्स्ट को नहीं महत्व दे रहे हैं, बल्कि पोएट के द्वारा कहे गए थॉट को महत्व दे रहे हैं, पोएट के विचार को महत्व दे रहे हैं, आप सब्जेक्टिविटी को महत्व दे रहे हैं, आप पर्सनालिटी को महत्व दे रहे हैं। अगर आप उस पॉइंट पर बात करते हैं तो आप न्यू क्रिटिक्स नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, कोई भी ऐसी चीज जिसमें जो है जो एस्थेटिक क्वालिटीज जो होगी, जो इन फेवर ऑफ टीचिंग होगी अबाउट एक्सटर्नल फैक्टर, वह इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑन द अदर हैंड द न्यू क्रिटिक्स डिस्पैरेज द लिटरेरी एप्रिसिएशन स्कूल
which limited itself to pointing out the beauties. वो केवल ब्यूटीज को लेकर के बात नहीं करते थे, मॉरल एजुकेशन को लेकर के बात नहीं करना चाहते थे, सब्जेक्टिविटी को लेकर के नहीं बात करना चाहते, इमोशनल एस्पेक्ट को लेकर के नहीं बात करना चाहते। इन सबको बहुत अच्छे ढंग से क्रिटिसाइज करते हैं। कंडेमनिंग दिस एज अ वर्जन ऑफ रोमांटिसिज्म को उन्होंने बहुत बहुत क्या किया, क्रिटिसाइज किया रोमांटिक स्कूल को। अब उनका मेथड क्या था, दे एम्ड फॉर अ न्यूअर सिस्टमेटिक एंड ऑब्जेक्टिव मेथड। उन्होंने जो मेथड लाया स्टडी का वह क्या था, सिस्टमेटिक और ऑब्जेक्टिव मेथड था। फॉर्मल स्टडी है, ऑब्जेक्टिव मेथड है, इम्पर्सनालिटी है। और किन किन चीजों को उन्होंने मना किया है, पर्सनालिटी को मना किया, सब्जेक्टिविटी को मना किया है, इमोशनल और सब्जेक्टिव, ब्यूटी, मॉरल एलिवेटिंग क्वालिटीज, ऐसी एस्थेटिक क्वालिटीज जो टीचिंग के फेवर में हो, उन सबको महत्व नहीं देते हैं। It was felt especially by creative writers and by literary critics outside the academy that the special aesthetic experience of poetry and literary language who lost in the welter of extraneous erudition and emotional effusion. Heather Dubrow notes that the prevailing focus of literary scholarship was on study of ethical values and philosophical issues through literature, the tracing of literary history and political criticism. Literature was approached via its moral, historical and social background. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। न्यू क्रिटिसिज्म के आने से पहले जो लिटरेचर को अप्रोच किया जाता था उसमें मॉरल पॉइंट देखा जाता था, हिस्टोरिकल पॉइंट देखा जाता था, सोशल बैकग्राउंड देखा जाता था। लेकिन जब से न्यू क्रिटिसिज्म आया, ये मॉरल, हिस्टोरिकल और सोशल बैकग्राउंड के जो तरीका था उसको उसने बिल्कुल हटा दिया, उसको उसने खत्म कर दिया, उसको कोई महत्व नहीं देता है। ये सब हमें समझने की कोशिश करना है। और वो सब चीजें क्या करती थी, टेक्स्ट पर फोकस नहीं करती थी। न्यू क्रिटिक्स किस पर फोकस करते हैं, टेक्स्ट पर फोकस करते हैं। आगे करें, न्यू क्रिटिक्स बिलीव द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट। न्यू क्रिटिक्स के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट, की जो टेक्स्ट है उसका क्या स्ट्रक्चर है, वो कैसे लिखा गया है और उसकी क्या मीनिंग है। न्यू क्रिटिक्स बिलीव द स्ट्रक्चर एंड मीनिंग ऑफ द टेक्स्ट वर इंटीमेटली कनेक्टेड। उनका कहना था कि जो पोयम का स्ट्रक्चर है और जो मीनिंग निकल रहा है ये आपस में को रिलेटेड है। कंटेंट और फॉर्म अलग अलग नहीं है, फॉर्म एंड कंटेंट दोनों आपस में को रिलेटेड है। को रिलेट का मतलब कि व्हाट हैज बीन सेड, हाउ हैज बीन सेड। जो उन्होंने देखने की कोशिश की वो क्या है, व्हाट हैज बीन सेड, क्या कहा गया, हाउ हैज बीन सेड, कैसे कहा गया, ये दोनों आपस में को रिलेटेड। तो इस पर उन्होंने क्या किया, फोकस किया, जो व्हाट हैज बीन सेड और हाउ हैज बीन। इसको आप अलग करके नहीं देख सकते, पहले लोग इसको क्या करते थे, अलग करके देखते थे। इस पर उन्होंने फोकस किया जो है। फिर उनका, इन ऑर्डर टू ब्रिंग द फोकस ऑन लिटरेरी स्टडीज बैक टू एनालिसिस ऑफ द टेक्स्ट, दे एम्ड टू एक्सक्लूड द रीडर्स रिस्पांस। उन्होंने रीडर्स के रिस्पांस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, क्योंकि रीडर जो है टेक्स्ट के बाहर की चीज है। उन्होंने ऑथर्स के इंटेंशंस को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को महत्व नहीं दिया, मॉरलिस्टिक बायस को महत्व नहीं दिया, बल्कि उनका गोल क्या था, उनका गोल ये था, देयर गोल्स वर आर्टिकुलेट इन रैंसम्स, क्रिटिसिज्म इंक एंड एलन टेट्स मिस इमाइली एंड द बायोग्राफर। जो बातें इसमें कही गई तो उन्होंने इसमें बात किया। तो अब आपको और क्लियर समझ में आ गया होगा न्यू क्रिटिक्स किन किन चीजों पर नहीं ध्यान देते हैं, रीडर क्या कहता है, टेक्स्ट का प्रभाव रीडर पर क्या पड़ता है, उनको रीडर से मतलब नहीं, क्योंकि रीडर टेक्स्ट के बाहर की चीज है, आथर टेक्स्ट के बाहर की चीज है। तो उन्होंने रीडर को बाहर कर दिया, आथर को बाहर कर दिया, आथर्स का इंटेंशन, हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को, मॉरल एजुकेशन उससे क्या मिलता है उसको बाहर कर दिया। और उन्होंने कहा हमें केवल स्ट्रक्चर ऑफ द टेक्स्ट देखना, हमें केवल जो पूरा टेक्स्ट है उसको लेकर के बात करनी है। इसके लिए उन्होंने जो रीडिंग एडॉप्ट की वह कौन सी रीडिंग है, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। और उसी क्लोज रीडिंग को क्या कहा जाता है, एक्सप्लिकेशन। उसको क्या कहा जाता है, एक्सप्लिकेशन, EXPLICATION। जो क्लोज रीडिंग है उसको उन्होंने महत्व दिया, या उसी को क्या कहा जाता है, एक्सप्लिकेशन। एक्सप्लिकेशन मीन्स क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट। ये पूछा जा चुका है
कि क्लोज रीडिंग या एक्सप्लिकेशन किसका हिस्सा है, न्यू क्रिटिसिज्म का। और क्लोज रीडिंग उन्होंने किस में अप्लाई किया, पोइट्री में अप्लाई किया या पोयम में अप्लाई किया। तो न्यू क्रिटिक्स, ये थियरी किस पर अप्लाई की जाती है, पोइट्री या पोयम पर अप्लाई की जाती है। दूसरा चीज आपको क्या ध्यान में रखना है, तो उन्होंने एक पॉइंट बताया कि क्लोज रीडिंग और एक्सप्लिकेशन दी टेक्स्ट वाज अ स्टैपल ऑफ फ्रेंच लिटरेरी स्टडीज, बट इन द यूनाइटेड स्टेट्स एस्थेटिक कंसर्न्स एंड द स्टडी ऑफ मॉडर्न पोएट्स वर द प्रोविंस ऑफ नॉन एकेडमिक एसेट्स एंड बुक रिव्यूअर्स रादर देन सीरियस स्कूल। खैर इसमें कोई, आपको बस इतना समझना है कि उन्होंने क्लोज रीडिंग को इंपॉर्टेंस दिया, पोयम को इंपॉर्टेंस दिया, और उन्होंने क्या किया, ये सारी चीजें जो है अमेरिकन यूनिवर्सिटीज में या जो वहां पे चलता था उसको उन्होंने लिया। बाद में जो है इस चीज को चैलेंज भी हुआ और उसका नया स्वरूप क्या आता है, स्ट्रक्चरलिज्म आता है। क्या आता है, स्ट्रक्चरलिज्म। और जो अदर स्कूल थे, लिटरेरी स्कूल थे, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, डीकंस्ट्रक्शन, ये सब आप पढ़ेंगे। न्यू हिस्टोरिसिज्म, रिसेप्शन स्टडीज, इन सब लोगों ने क्या किया, न्यू क्रिटिक्स के जो तौर तरीके थे टेक्स्ट को समझने का या उसको करने का, उसको उन्होंने चैलेंज किया। और उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा नहीं कि हम केवल टेक्स्ट तक महदूद रहे, टेक्स्ट के बाहर की चीज को, रीडर को इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, आथर की लाइफ को इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, जिस एज में टेक्स्ट लिखा गया उस एज को ना इंपॉर्टेंस दिया जाए, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इंपॉर्टेंस ना दिया जाए, कल्चरल बैकग्राउंड को, मॉरल एजुकेशन को, एस्थेटिक इंपॉर्टेंस को ना दिया जाए। ये उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया। Although the new critics were never a formal group, and important inspiration was the teaching of John Crow Ransom। इसके अलावा उसमें और कौन लोग आते हैं, एक और क्रिटिक है जॉन क्रो रैंसम, और वो किस कॉलेज के थे, कि केनियन कॉलेज। ये सब नोट करना है, जॉन क्रो रैंसम केनियन कॉलेज के जो है। एलन टेट रहे हैं, क्लिंट ब्रूक्स रहे हैं, एंड रॉबर्ट पेन वॉरेन रहे हैं। ये सब क्या थे, ये सब जो है न्यू क्रिटिक्स के बड़े नाम है। would go on to the development of aesthetic that came to known as the new criticism। रॉबर्ट पेन वॉरेन would go on to the development of aesthetic। हाँ, ये सब नाम आपको केवल नोट करना, बाकी सब मैंने आपको बता दिया है। इसके अलावा जो है और जो न्यू क्रिटिसिज्म में थे, पॉल लाउटर थे, अब प्रोफेसर ऑफ अमेरिकन स्टडीज ट्रिनिटी कॉलेज में, उन सब लोगों ने जो है उसमें काफी किया। और उसका न्यू क्रिटिसिज्म का री इमर्जेंस होता है साउदर्न एग्रेरियंस में जो है। और उसमें जो है जो एसे आता है द न्यू क्रिटिसिज्म क्लिंट ब्रुक्स का। द न्यू क्रिटिसिज्म एक क्लिंट ब्रुक्स का एसे था जो 1941 में अभी मैंने आपको बताया था। इसके अलावा जो है द न्यू क्रिटिक एक एसे है। ये सब चीजें रही है और तमाम चीजें आप देखेंगे कि उसमें रहा है। इसके अलावा 1946 में विलियम के विम्सार्ट और मोनरो सी बर्सली ने एक क्लासिक ऐसे पब्लिश किया था जिसमें द इंटेंशनल फैलेसी था। ये आपको मैंने पहले भी पढ़ाया था। विलियम के विम्सार्ट और मोनरो सी बर्सली, उनका एक क्रिटिकल ऐसे था द इंटेंशनल फैलेसी। इंटेंशनल फैलेसी में ये देखा जाता था कि आथर का इंटेंशन क्या है। उसमें जब भी टेक्स्ट को समझने की कोशिश की जाती थी तो ये समझा जाता था कि इसमें आथर क्या कहना चाहता है, तो इसको जो है इंपॉर्टेंस नहीं दिया गया। तो इन 1946 विलियम के विम्सार्ट एंड मोनरो सी बर्सली पब्लिश्ड अ क्लासिक एंड कंट्रोवर्शियल न्यू क्रिटिकल एसे entitled The Intentional Fallacy, in which they argued strongly against the relevance of आथर्स इंटेंशन। उन्होंने कहा था कि आथर्स के इंटेंशन को महत्व नहीं दिया जाना चाहिए, और इंटेंडेड मीनिंग या वो मीनिंग कि आथर क्या कहना चाहता है उसको बहुत ज्यादा ना महत्व दिया जाए, बल्कि जो आथर है वो तो अपनी जगह है। आथर की चीजों को ना ध्यान देकर के हमें क्या करना, वर्ड्स ऑन द पेज पे ध्यान देना है। वर्ड्स ऑन द पेज मतलब टेक्स्ट में जो कुछ लिखा गया है, टेक्स्ट में जो मैटर है उसी पर ध्यान देना है। और उसके बाहर की सारी चीजें क्या है, इररेलीवेंट है। दूसरा एक इंपॉर्टेंट एसे आया, उसका नाम था द अफेक्टिव फैलेसी। द अफेक्टिव फैलेसी एक और एसे था, द अफेक्टिव फैलेसी, जो कि एक तरह से सिस्टर एसे था इंटेंशनल फैलेसी का। और अफेक्टिव फैलेसी में ये देखा जाता था कि टेक्स्ट का असर रीडर पर क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया था कि न्यू क्रिटिक्स जो है टेक्स्ट के बाहर, चाहे वो आथर हो चाहे वो रीडर हो, उन सबको कोई इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं। तो इसमें भी ये कहा गया कि जो लोग ये कहते हैं कि नहीं टेक्स्ट के बाहर रीडर निवास करता है उसका इंपॉर्टेंस दिया जाए, तो इस पर भी जो है इसको भी डिनाई किया गया। इंटेंशनल फैलेसी को भी इन लोगों ने नहीं माना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे कि बाद में बहुत सारे ऐसे आते हैं जो जैसे रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म है और स्टैनली फिश का रहा है, ये सब लोग जो है, तो रीडर रिस्पांस क्रिटिसिज्म तो न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट में रहेगा क्योंकि वो रीडर के रिस्पांस को महत्व देता है। देखिए जो स्टैनली फिश वगैरह थे इन लोगों ने काफी काम किया और उसमें उन्होंने इंपॉर्टेंस दिया
और ये सब बातें हुई कि टेक्स्ट ही सब कुछ है, टेक्स्ट के बाहर चाहे ऑथर हो, चाहे रीडर हो, चाहे एज हो, चाहे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो, कल्चरल स्टडी, उन सबको उतना ज्यादा नहीं। फिर उसके बाद जो फिश क्रिटिसाइजेज विमसार्ट एंड बर्डसली इन हिज एसे, जो स्टैनली फिश है उनका एक ऐसे था, लिटरेचर इन द विमसाइट एंड बर्डसली, उनका एक ऐसे था, क्या था, लिटरेचर इन द विमसाइट एंड बर्डसली। उसमें वो क्या करते हैं कि बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करते हैं डब्ल्यू के विमसाइट, और जो उनका वो कहना था खास करके इंटेंशनल फैलेसी जो था कि आथर का इंटेंशन क्या है। फिर अगर आप देखेंगे कि बाद में ऐसा आता है कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है उसका डाउनफॉल भी होने लगता है, आपस में ही लोग एक दूसरे की बातों को नहीं मानते हैं। तो एक और राइटर थे डब्ल्यू के विमसेट, और जो क्लिंथ ब्रूक्स एक राइटर, क्लिंथ ब्रूक्स की दो किताबें हैं, अंडरस्टैंडिंग पोइट्री और अंडरस्टैंडिंग फिक्शन। जितना नाम आपको बताया जा रहा है वो सब नाम, जितना क्रिटिकल ऐसे बताएगा वो सब नोट कर लीजिएगा। तो डब्ल्यू के विमसेट, क्लिंथ ब्रूक्स जो थे, उनकी एक किताब थी ब्रूक्स एंड वारेंस का अंडरस्टैंडिंग पोइट्री अंडरस्टैंडिंग फिक्शन। इस पे उन्होंने क्या किया, न्यू क्रिटिसिज्म को लेके कुछ बात कही, और उन्होंने कहा कि जब भी आप न्यू क्रिटिसिज्म अप्लाई करते हैं प्रोज या पोइट्री में, स्पेशली पोइट्री में अप्लाई किया जाता है, तो उसमें क्या होता है, केयरफुल और एग्जैक्ट स्क्रूटनी की जाती है, मतलब क्लोज रीडिंग होती है, और जो भी पैसेज उसमें उसी को इंपॉर्टेंस दिया जाता है। और उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती है, पोइट्री अगर आप देख रहे हैं तो उसका राइम, उसका मीटर, उसका सेटिंग, उसका कैरेक्टराइजेशन, उसका प्लॉट, इन सब चीजों को महत्व दिया जाता है। ना कि ये नहीं महत्व दिया जाता है कि पोएट क्या कह रहा है, पोएट का थॉट क्या है, पोएट का इंटेंशन क्या है, पोएट क्या एक्सप्रेस करना चाहता है, उस पर नहीं। इसके अलावा न्यू क्रिटिक्स और किस पर महत्व दिए, पैराडॉक्स पे महत्व दिए, एम्बिगिटी पे महत्व दिए, आयरनी पे महत्व दिए, टेंशन पे महत्व दिए, इन सब चीजों पर उन्होंने महत्व दिया। और इसको समझने के लिए उन्होंने कहा हमें कौन सा तरीका अडॉप्ट करना, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट या ग्रेजुअल स्टडी ऑफ द टेक्स्ट ट्वाइस और थ्राइस, जो है उस पर उन्होंने बात किया। ये उनका फंडामेंटल टूल्स रहा है, ये सब चीजें जो है। और भी इसी तरह से बाद में न्यू क्रिटिसिज्म के पैरेलल या न्यू क्रिटिसिज्म से मिलता जुलता और थियरीज आती, जिसका नाम पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म है, डीकंस्ट्रक्शन थियरी है, न्यू टेस्टामेंट है, नैरेटिव क्रिटिसिज्म है, रीडर रिस्पॉन्स थियरी, ये सब चीजें आती है। ये सब चीजें आप देखते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो जितना भी चीजें बताया गया कुछ अलग से नहीं बताएगा। अब अगर आप यहाँ पे देखिए जो इसमें और चीजें रही हैं कि इट वॉज फ्रीक्वेंटली एलिज्ड दैट न्यू क्रिटिसिज्म ट्रीटेड लिटरेरी टेक्स्ट एज ऑटोनॉमस। मैंने बताया कि जो न्यू क्रिटिसिज्म है वो अपने में क्या है, ऑटोनॉमस है, और वह डिवोर्स करता, वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को इंपॉर्टेंस नहीं देता। लेकिन उसी के पैरेलल बाद में तमाम आइडियोलॉजी डेवलप होती है जो उसके अगेंस्ट में थी, रीडर रिस्पांस थियरी, ऑल दिस थिंग्स यू फाइंड। फिर अगर आप यहाँ पे देखेंगे, सीधे आप यहाँ पर आइए, इन रिस्पांस टू क्रिटिक्स लाइक हॉक्स, क्लीन ब्रूक्स इन हिज एसे द न्यू क्रिटिसिज्म, एक ऐसे आया था द न्यू क्रिटिसिज्म 1979 में, argued that the new criticism was not diametrically opposed to the general principles of reader response theory and that the two could complement one another. For instance, he stated, if someone of the new critics have preferred to stress the writing rather than the writer, जो न्यू क्रिटिक्स थे उन्होंने राइटिंग को महत्व दिया, लेखक के द्वारा जो लिखा गया है उसको महत्व दिया, ना कि राइटर को महत्व दिया। ये चीज ध्यान में रखना। और उन्होंने क्या किया, रीडर को महत्व नहीं दिया, उन्होंने राइटर को महत्व नहीं दिया, बल्कि राइटर के द्वारा जो राइटिंग उसको उन्होंने महत्व दिया। तो ये चीजें रहा है जो आपको समझना है। और आपको क्या समझना है कि द न्यू क्रिटिसिज्म 1979 यह एक ऐसे है जो किसका है, क्लिंथ ब्रूक्स का। ये सब चीजें लेकर के बात हुई है। और भी तमाम लोग आते हैं, रेन वेलेक वगैरह आते हैं जिन्होंने ऑब्जेक्टिविटी को लेकर के बात किया, जो इसका एक हिस्सा रहा है। और रीडर रिस्पांस थियरी किस हिसाब से इससे को रिलेटेड, ये सब चीजें। रेन वेलेक एक थे, रेन वेलेक ने डिफेंड किया न्यू क्रिटिसिज्म का अपने ऐसे द न्यू क्रिटिसिज्म प्रो एंड कॉन्ट्रा। ये चीज आपको ध्यान में रखना है, जितने एसेज जितने क्रिटिक्स पे मैं टच कर रहा हूँ वो आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने किसको वो दिया, द न्यू क्रिटिसिज्म प्रो एंड कॉन्ट्रा, एक कब आई 1978, ये सब नोट कर लीजिएगा। दूसरा चीज, उसमें उन्होंने इसके पहले क्या होता था, एक ऑब्जेक्टिविटी शब्द पर आपको ध्यान में रखना है, और किस पे, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट पे ध्यान में आपको रखना है। Another objection against new criticism is that it misguidedly tries to turn literary criticism into an objective science। कि न्यू क्रिटिसिज्म कैसा, वह ऑब्जेक्टिव साइंस है, यह उसके ऊपर ब्लेम लगाया जाता है। or at least aims at bringing literary study to a condition rivaling that of science। All these things you find, nothing else। तो यहाँ पे एक बात है, ऑब्जेक्टिविटी आप देखते हैं।
ऑल दिस थिंग, प्रो एंड कॉन का। तो रेन वैली को आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट टेक्स्ट है, ये सारा टेक्स्ट आपको बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये न्यू क्रिटिसिज्म। आइए रिचर्ड्स का कौन सा टेक्स्ट है, प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म। विलियम इम्पसन का कौन सा, सेवन टाइप्स ऑफ एम्बिगिटी। टीएस एलियट का कौन सा टेक्स्ट है, ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। रैंसम का कौन सा, क्रिटिक्स क्रिटिसिज्म इंक द ऑन्टोलॉजिकल क्रिटिक। टेट्स का कौन सा ऐसे, मिस इमाइली एंड द बिब्लियोग्राफर। विमसेट एंड बर्सली का कौन सा, द इंटेंशनल फैलेसी, द अफेक्टिव फैलेसी। ब्रूक्स का द वेल रॉड अर्न स्टडीज इन द स्ट्रक्चर पोइट्री। वारेंस का कौन सा, प्योर एंड इम्प्योर पोइट्री। वेलेक एंड वारेंस बुक थियरी ऑफ लिटरेचर। ये सारे टेक्स्ट आपको जो है क्या करने हैं, बिल्कुल पता होना चाहिए। और जितना जहां जहां पे निशान लगाया गया उसका नोट्स बिल्कुल बना करके अच्छे ढंग से आपको उसको तैयार करना, तब आपको जो है क्या होगा, बहुत अच्छे ढंग से ये चीजें समझ में आएंगी। तो न्यू क्रिटिसिज्म में मुझे जितनी बातें करनी थी या जिस तरह से उसको आपको बताना था, मैंने उसको बहुत अच्छे ढंग से बता दिया। जिन लोगों ने सेशन को अभी बाद में ज्वाइन किया तो उसको दोबारा वॉच कर लेंगे, यूट्यूब पर भी अवेलेबल रहेगा, आपके यहाँ भी इसका रिकॉर्डिंग भी रहेगा। आई डोंट थिंक कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई होगी इसको समझने में। अब इससे जुड़े हुए जो कुछ क्रिटिक्स हैं, जैसे आई ए रिचर्ड्स आपको अलग पढ़ना है, आई ए रिचर्ड्स के अलावा आपको जो है टीएस एलियट आपको अलग से पढ़ाया जाएगा। लेकिन और जो थे उनके सारे एसेज और क्या उसमें वो करते थे, उसको ऑब्जेक्टिविटी, क्लोज रीडिंग ऑफ द टेक्स्ट, ऑब्जेक्टिव को रिलेटिव, इंटेंशनल फैलेसी और पैथेटिक फैलेसी, और भी जो इस तरह के टर्म आए हुए वो सब आपका क्लियर होना चाहिए। किसी को कुछ कहना है तो, वरना मैं